हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज जो 15 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला हिंदी इलेक्टिव का, हिंदी ऐच्छिक का, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 15 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें 8 प्रश्न है, इसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि आप 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो 12 अंक आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त जो है किसका सपना देखते थे। तो स्कंदगुप्त जो है वो विजय का सपना देखते थे। किसका? विजय का। अगला क्वेश्चन क्या है, गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है। गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है। तो ये इसका उत्तर देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे सरल, सशक्त और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस कविता में खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हम 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए। आप सब जरूर अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय किधर है यह प्रश्न किसने किससे पूछा। हिमालय किधर है यह प्रश्न जो है किसने किससे पूछा। तो उत्तर देखते हैं। हिमालय किधर है यह सवाल कवि ने एक बच्चे से पूछा था। यह सवाल दिशा में आता है जिसे केदारनाथ सिंह ने लिखा है। जो इस प्रकार से हम 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए। अब 30 नंबर 4, कच्चा चिट्ठा पाठ में गांव वाले ने उपवास क्यों रखा था। कच्चा चिट्ठा जो है पाठ में है, जो गांव वाले है उपवास क्यों रखा था। तो उसका उत्तर देखते हैं। तो जब गांव से चतुर्मुख शिव महाराज की मूर्ति अंतर्धान हो गई, जब गांव में जो चतुर्मुख जो शिव महाराज की मूर्ति थी अंतर्ध्यान हो गई थी, तो गांव वालों को लगा कि ना जाने शिव नाराज होकर कहाँ चले गए, इसलिए उन्होंने उपवास रखा था। और इस प्रकार से हम 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई। जो भीष्म साहनी है उसको पंडित नेहरू जी का भेंट कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर देते हैं। भीष्म साहनी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भेंट है कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। इस प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन का हम सब आंसर देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 36, ब्यालू का क्या अर्थ है। ब्यालू का क्या अर्थ है। तो ब्यालू का शाब्दिक अर्थ है रात का भोजन या सांझ काल में किए जाने वाला भोजन। इस प्रकार से हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचते थे। तो जगधर जो तेल की मिठाई को घी का मिठाई कहकर बेचते थे। इस प्रकार से हम 37 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय अथवा प्रभास जोशी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इन दोनों जो लेखक है, इन दोनों के लेखक में से किसी एक का 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो हम दोनों का लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्या है कि रघुवीर सहाय की 2 रचनाएं। पहला है दूसरा सप्ताह, दूसरा है सीढ़ियों पर धूप में। प्रभास जोशी की 2 रचनाएं लिखी। तो पहला है मसी कदा और दूसरा है हिंदू होने का धर्म। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न।
लघुत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया है? लघुत्तरीय प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी 8 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्न का आंसर देना है। इसमें जब आप 6 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कार्नेलिया का गीत में किसका मानवीकरण किया गया है? कार्नेलिया का गीत जो उसमें किसका मानवीकरण किया गया है? तो उत्तर देते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया का गीत में उषा का पनिहारनी के रूप में मानवीकरण किया गया है। किसका? उषा का पनिहारनी के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार से हम 39 का क्वेश्चन का आंसर देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? कवि ने जो है अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया था? तो उत्तर देखते हैं इसका कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज के तर्पण के लिए अपने पूरे जीवन में किए गए सत्कर्मों को अर्पित किया था। कवि निराला अपने पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि मृत्यु के बाद उसका समय कष्टपूर्ण ना बीते। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी सख्त कर्म किए थे उन सभी को पुत्री के तर्पण के समय समर्पित कर दिया। इस प्रकार से हम 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि अज्ञे की कविता मैं देखा एक बूंद में, सागर और बूंद से कवि का आशय है। क्या है? तो सागर का मतलब समाज और बूंद का मतलब है एक व्यक्ति। सागर का मतलब क्या है? सागर का मतलब है समाज और बूंद का मतलब है एक व्यक्ति। सागर विशालता का प्रतीक है। सागर जो एक विशालता का प्रतीक है और बूंद जो एक छोटी इकाई है। बूंद क्या है? एक छोटी इकाई है। सागर और बूंद एक दूसरे के बिना अधूरी है। सागर और जो बूंद है वो एक दूसरे के बिना अधूरी है। छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ें बनती है। छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर बड़ी चीज़ें बनती है। अगला पॉइंट क्या है? व्यक्ति और समाज के सामंजस्य की बात पर बल दिया गया। और इसमें जो व्यक्ति और समाज के सामंजस्य की बात पर बल दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देके अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? किस प्रकार? इसका उत्तर देखते हैं। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद का आशंका हुई कि उसे गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की जानकारी चांद, सूरज, पेड़, पक्षी को भी नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा हरगोविंद को यह भी आश्चर्य हुआ कि आज के समय में कोई संबंधिया को क्यों बुलावा क्यों भेजेगा। हरगोविंद ने मन में इस बात की शंका थी कि जब जगह जगह पर डाक खाने खुल गए हैं और घर बैठे ही विदेश तक के हाल चाल पता किए जा सकते हैं, तो बड़ी हवेली में संबंधिया की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से हमने 42 का आंसर देख लिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है? 43। आधुनिक भारत के नए शरणार्थक किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थक उन लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगिक कारण अपने घर, खेत, पृथक जीवन वगैरह छोड़ना पड़ा। ये लोग विस्थापित रहे हैं। ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आधुनिक भारत में नए शासन के किन्हें कहा गया है? तो आधुनिक भारत में नए शासन उन लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगिक के कारण अपने घर, खेत, पृथक जमीन, वैराग छोड़ने पड़े हैं। ये लोग विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हुए अपने घर और गांव वापस आ जाते हैं, लेकिन जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुए लोग अपने घर और गांव वापस नहीं आ पाते। इस प्रकार से हम 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया है कि कश्मीर के लोग नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? कश्मीर का लोग जो है वो नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? तो कश्मीर के लोग जो जवाहरलाल नेहरू का स्वागत बहुत धूमधाम से किया था। कैसे किया था? बहुत धूमधाम किया था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर के लोग झेलम नदी पर उमड़ आए थे। शहर के एक सिर से दूसरे सिर तक फैले लोगों ने नेहरू जी का स्वागत फूल और मालाओं के साथ किया था। नदी के दोनों ओर हजारों हजार लोग नेहरू जी का स्वागत कर रहे थे। इस प्रकार से हमने 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 45। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच अंतर। शेर के मुंह में जाने से वापस नहीं आता है, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब कोई आदमी शेर का मुंह में जाएगा तो बचेगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं रोजगार के दफ्तर में लोग नौकरी पाने की आशा से जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं खत्म होता है। और जो लोग हैं वो रोजगार के लिए किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे काम नौकरी पाने के आशे से वहाँ पे थक जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं खत्म होता है। पॉइंट नंबर 2। शेर का मुंह खतरा और भय का प्रतीक है। शेर का जो मुंह खतरा और भय का प्रतीक है, जबकि रोजगार का दफ्तर रोजक का प्रतीक है। रोजगार का दफ्तर रोजक का प्रतीक है। इस प्रकार से हमने 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया। इसके लिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। झोपड़ी में लगी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन फिर भी सूरदास राख में रुपया क्यों खोजता है? इसका आंसर क्या होगा? तो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास की झोपड़ी में लगी आग के बाद भी सूरदास राख में रुपये खोजने की वजह यह है कि उसे लगा था कि उसके रुपये चुरा लिए गए हैं। इस प्रकार से हमने 46 का 6 आंसर देखा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आप 4 प्रश्न, इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, लेकिन आप 4 प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की सांस्कृतिक अथवा विज्ञान अभिशाप वरदान पर निबंध लिखिए। तो मैं लाया हूँ झारखंड की संस्कृति पर निबंध। तो चलिए देखते हैं क्या है कि झारखंड की संस्कृति। पहला इसको देख ले। झारखंड भारत के पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। झारखंड जो एक पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपने ज्वलित संस्कृति, प्रतिष्ठा, चित्रकला, परंपरा एवं त्योहार के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड जनजातियों को अपनी अनूठी भाषा, नृत्य, संगीत, कला और शिल्प है। झारखंड की कला और संस्कृति समृद्ध और विविध है। अब इसका देखते हैं। इसके बाद लोग और समुदाय। झारखंड के कैसे लोग रहते हैं और समुदाय। झारखंड के समुदाय बहुदर्शक का घर है, जिसमें से प्रत्येक राज्य की संस्कृति छवि अपने
अनूठे रोगों का योगदान देता है। राज्य की जनसंख्या आदिवासी गैर आदिवासी समुदाय का एक समृद्ध मिश्रण है। प्रत्येक के अपने अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा एवं जीवन जीने के तरीके हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोले जाने वाली भाषा। झारखंड की भाषा प्रसिद्ध झारखंड की संस्कृति और इसके जातीय परिदृश्य जितने ही विविध है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल असंख्य भाषा एवं बोली जाती है। हिंदी अपनी विभिन्न बोली है, इस सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और जो झारखंड में सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी बोली जाती है। राज्य की सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती है। हालांकि यह जनजातीय भाषा है जो वास्तव में झारखंड की भाषा विरासत को परिभाषित करती है। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक मान्यता एवं प्रथाओं। धार्मिक मान्यता एवं प्रथाओं, यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं। झारखंड में शेष भारत की तरह विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं का एक मिश्रण है जो सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देती है। झारखंड के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, जिसके बाद इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इसके अनुयायी की एक बड़ी संख्या है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि कला और शिल्प परंपरा। झारखंड अपनी जनजातीय विरासत में गहराई से निहित कला और शिल्प की समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के कई स्वदेशी कला रूप में दावा करता है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध मधुबनी और सोहराई कला की भी शामिल है, जो अपने जटिल पैटर्न और जीवंत रंग पट्टी की विशेषता रखते हैं। अब पांचवा, संगीत, नृत्य और दर्शन कला। संगीत नृत्य झारखंड के सांस्कृतिक उत्सवों के जीवन धारा है। विभिन्न आदिवासी समुदाय के विशिष्ट लोक संगीत के नृत्य रूप है जो उनके रीति रिवाजों, उत्सवों और रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए संथाल से दसाई, बाहा और सोहराई जैसे लोक गीतों और नृत्यों की एक प्रसिद्ध परंपरा है। झारखंड में त्योहार और उत्सव झारखंड की संस्कृति का सबसे मुख्य पहलू है। झारखंड अपने विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि के साथ असंख्य त्योहार मनाते हैं, जो इसकी जीवन भावना और परंपरा को निश्चित बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते वाले ये त्योहार राज्य की आबादी, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक मान्यताओं को झलक पेश करती है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देखा। उसके बाद हम सब 48 का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें यह है समाचार पत्र लेखन है। किस दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। किसी जो दैनिक समाचार पत्र के संपादक उसको पत्र लिखें। बिजली वितरण की तिथि की ओर बिजली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें। तो पहला क्या उत्तर देना, आदरणीय संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान रांची। अब तो प्रभात खबर उसमें हो सकता है, क्वेश्चन में जो रहेगा वो लिखिएगा। और दूसरा है विषय वस्तु क्या है कि बिजली वितरण की कटौती की ओर बिजली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की संबंध में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं गोड्डा क्षेत्र में बिजली वितरण की व्यस्तता अत्यंत दयनीय है। बिजली कटौती के कारण लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्याओं को अपने समाचार पत्र के माध्यम से उजागर करें, जिसमें बिजली अधिकारी इस ओर ध्यान दे और समाधान करे। शादी नहीं होगा यहाँ पे, समाधान करे। इस कार्य हेतु हमें आपके सदा आभारी रहेंगे। विश्वभूषण प्रभास कुमार गोड्डा। इस अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, और आपका घर जहाँ है वहाँ वो लिख दीजिएगा। बस करें। इस प्रकार से हमने 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा। इसके बाद हम सब 14 नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर 9 क्या है? प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। आवेदन के लिए तो आवेदन पत्र कैसे लिखना है? तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह, ये लिख लेना है। अब विषय में क्या लिखना है? विषय में लिखना है विद्यालय में खेल सामग्री व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र। तो उसके बाद आप लिखिएगा, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 का छात्र हूँ। विद्यालय में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेल से संबंधित सामग्रियों का घोर अभाव है, जिससे हम छात्र छात्राओं को खेलने कूदने का अवसर नहीं मिल रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि संबंधित खेल सामग्री हमें छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में उपलब्ध कराने का कृपा करें। इस कार्य हेतु हम सभी आपके आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र प्रभास कुमार। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। बस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 14 नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर देखा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें। अगला क्वेश्चन है 50 जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन से है? जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन से? तो इसका उत्तर है, जनसंचार के माध्यमों के कई कार्य है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। तो पहला क्या है? पहला है सूचना देना। हम किस से सूचना दे? जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य सूचना देना है। इसमें से उनके जरिए ही दुनिया भर में सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यम के जरिए ही पूरा होता है। जनसंचार में जैसे सूचना देना है, तो हमसे सूचना किस तरह मिलता है? देश विदेश का, रेडियो में मिलता है, समाचार पत्र में मिलता है, टेलीविज़न में मिलता है, इंटरनेट से मिलता है, ऐसे। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक करता है। जनसंचार के माध्यम से हमें जागरूक करता है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण भूमिका को शिक्षित करने की है। यह शिक्षित करने के आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचय कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। अगला पॉइंट है कि मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। अगला पॉइंट है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एक एजेंडा भी तैयार करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, तो वह उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं। वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों के चर्चे के विषय बन जाते हैं। तो किसी घटना या मुद्दे को चर्चा के विषय बनाकर संचार माध्यम से सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने का लिए बाध्य देता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है
निगरीकरण। जनसंचार माध्यम सरकार के जनसंचार माध्यम किसी सरकार और संस्था के कामकाज के निगरानी रखता है। अगर कोई सरकार गलत कदम उठा रहा है तो किसी संगठन संस्था में कोई अनियमित बरती जा रही है तो उन्हें लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम पर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सब 15 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फोड़ के आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।